बड़े दिन हो गए, बहुत मुश्किल से पंजाब को बैक ऑन ट्रैक लाया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि सिख फॉर जस्टिस के नाम पर गुरपतवंत पन्नू हर वो चीज बोलता है जो शायद अगर यूएस में यूएस के प्रेसिडेंट के खिलाफ बोली जाए तो वहां पर अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन जब भारत के खिलाफ बोलता है तो कहा जाता है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और शायद इसी को लेकर उनके हौसले बढ़ रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये एक एनकाउंटर कितने बड़े कैनवस को सामने खोल कर रखता है? मेरे ख्याल से आप इस एक एनकाउंटर को अभी सिर्फ मत देखिए, आप एक बृहद तस्वीर देखिए कि सिख फंडामेंटलिज्म का बृहद तस्वीर क्या है। देखिए, जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, तो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान ने कसम खाई थी कि वो भारत के भी टुकड़े कर देंगे, और उनकी मुहिम उन्हीं दिनों से जारी है। 71 के बाद हमने देखा हुआ है कि पंजाब में किस तरह का उग्रवाद बढ़ा था 80s में, और वहीं पे उसी के बाद जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया हुआ यहाँ पे भारत में, उन्होंने अपने सरजमीन पे तो खोला ही है, जिसका वो आज जो जो कीमत है वो चुका रहे हैं। लेकिन भारत के सरजमीन पे भी यहाँ के जो जो मुसलमान थे उसको उकसा के यहाँ पे भी फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म यहाँ पे भी शुरू किया। यहाँ पे भारत के ही लगभग आधे दर्जन जो है इस्लामिक संगठन वो प्रतिबंधित हैं। इसी तरह से सिख के भी कई जो 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 ग्रुप हैं वो भी यहाँ पे प्रतिबंधित हैं। तो ये इस बड़ी पिक्चर को देखिए, आज के दिन में जो ये सिख उग्रवाद, चाहे जिस भी फॉर्म में इसको हम कहें, ये किसके इशारे पे चल रहा है। अगर आप कनाडा की जो जो आंतरिक वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको देखिए, तो वहाँ पे सिख फॉर जस्टिस या और भी कुछ इसके जो ग्रुप हैं वो, उनको आईएसआई का डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, और आईएसआई के सहारे ही उनको कनाडा में गतिविधि मिल रही है, हवा मिल रही है। तो वो हमने एक दौर देखा है। और अभी से मैं आपको 1.5 साल 2 साल पीछे लेके चलता हूँ, जब ये किसान का जब प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में आने के लिए, तो आप याद कीजिए कि वहाँ पे कितने सारे जो जो खालिस्तानी थे उनके फोटो वहाँ पे लगाए गए थे। ये भी तो किसी से छिपी हुई नहीं है। और जहाँ पे भारतीय जो इंटेलिजेंस है, इन्होंने जो फंडिंग की जो तहकीकात की थी, ये भी बिल्कुल पता चल गया था कि ये जो खालिस्तानीज हैं उनको उनके यहाँ से फंडिंग आई हुई थी। तो ये जो गतिविधि है ये यहाँ पे चल रही है, और इसको बहुत बड़ा हवा देने का काम जो आप सरकार, आप मतलब अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब में अपना जो पहुंच बढ़ाया था, तो उन्हीं दिनों में हम लोग सब कह रहे थे कि ये किसी न किसी तरह से सिख उग्रवाद को या खालिस्तानी उग्रवाद को ये बढ़ावा देने वाला है, और उसका हम बिल्कुल जीता जागता स्वरूप देख रहे हैं। इसके पहले भी एक लड़का जो कि जो जो गल्फ से आया था, वहाँ पे एक गुरु बन बैठा, और उसने क्या क्या किया वो हम देख ही रहे हैं, जो आज जो जो उत्तर पूर्व में किसी जेल में वो बंद है। तो ये सब चीज़ों को आप बृहद पिक्चर देखिए। अब सिर्फ ये जो एनकाउंटर है इसको मत देखिए। अब जो वो लड़का जो कि जिसको कि पकड़ के अब नॉर्थ ईस्ट के जेल में डाला गया है, वो कहाँ कहाँ रहा है उसको देखिए। उसको शरण दी गई है पंजाब में, उसको शरण दी गई है हरियाणा में, दिल्ली में, और भी कई जगह में उसको शरण दी गई। तो बेसिक तौर पे आप ये देख लीजिए कि अभी जो ये फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आस्था के फेथ बेस्ड इसको बढ़ावा मिल रहा है। और अभी बिल्कुल ठीक हमारे पैनलिस्ट ने जो बताया है कि जहाँ जहाँ पे सिखों की थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे आप उसका स्लीपर सेल कह लीजिए, या वहाँ पे उसको उसको रहने का, छिपने का ठिकाना मिल रहा है, वो मिल रहा है। AK-47 आज के दिन में सबों के पास नहीं है। ये मोस्टली जो जो यूएस बेस या बाकी जगहों से जो पाकिस्तान को मिला है, वो AK-47 यहाँ के जिहादियों को भेजा रहा है, यहाँ के और भी कुछ लोगों को भेजा रहा है, और चीन के मार्फत जो नक्सली जो यहाँ पे हैं उनको भी मिल रहा है। तो AK-47 का मिलना आपको ये दिखाता है, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, उसके आईएसआई का हो सकता है, या एक साठ गांठ हो सकती है कि जो भारत में जितने जिहादी तंत्र पाकिस्तानी इशारे पे चलते हैं, उसी को चलाने वाला ये सिख उग्रवाद का भी एक तंत्र है। तो इसको आप इस तरह से देखें, तब
अब ये सब चीजें देखने के बाद अब हम लोग अपने आप को ये प्रश्न पूछें कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जो केंद्रीय सरकार है, इस मामले को उन्होंने अपने हाथ में पहले भी लिया था, लेकिन अभी जरूरत है कि इसको एकदम सख्ती से इसको हाथ में लेके जांच करे और इसको दबाए, इस तरह से दबाए कि जो निर्दोष हैं उसको किसी भी तरह से प्रताड़ना ना हो, लेकिन जो दोषी हैं उनको कहीं ना बख्शा जाए। तो जरूरी है हमें इसको एक बृहद तस्वीर, इसकी एक बृहद तस्वीर देखने की, क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस कह लीजिए या और भी बहुत सारे पंथ हैं। आपने देखा अभी कनाडा में जो हिंदू मंदिर के ऊपर में जो अटैक हुआ था, कभी आपने सुना है पहले? नहीं सुना है ये, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ, सिखों ने किया और सिखों को जो 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 गति देने वाला था, जो उनको नंबर देने वाला था, वो कौन था? वो वही का आईएसआई केंद्र था, जिसके लिए कि अब जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। तो सिर्फ सिख फॉर जस्टिस नहीं, इसके और भी चीजें हैं। और देखिए, अगर हम किसी चीज से प्रताड़ित हो रहे हैं तो उसके लिए हमें खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। हमें ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि अमेरिका कुछ करेगा या कनाडा कुछ करेगा। देखिए, हमने ये चीजें बहुत देख ली, जब तक आपका अपना जो रीढ़ की हड्डी है वो ताकतवर नहीं होगा, आप किसी चीज पे आप खड़े नहीं हो पाइएगा। तो वहीं पे मैं कहता हूं कि जब आप जानते हैं कि यहाँ पे जिहादी गतिविधियां हैं, यहाँ पे ये जो संजय खालिस्तानी जी गतिविधियां जी हैं, तो केंद्र सरकार को इसे अपने हाथ में लेके बिल्कुल सख्ती से इसके ऊपर सख्ती में से करना कंट्रोल को। करना संजय पड़ेगा। शाह जी, संजय शाह जी, ये जो इनपुट था, ये इनपुट पंजाब पुलिस की तरफ से था। पंजाब में ही खालिस्तानी मूवमेंट चला था, उसके बाद पंजाब को गिरफ्त में लेने की कोशिश की गई। केपीएस गिल, जेएफ रेबोरो, कई सारे अधिकारी थे जिन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया। लेकिन अगर इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और पंजाब पुलिस के टिप ऑफ पर ये ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, तो एक बात तो तय है कि पंजाब गवर्नमेंट भी और पुलिस भी समझती है कि इसे अब उभरने नहीं देना है। लेकिन मैं पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी खुद को रिवाइव करने की कोशिश करती है, तो फिर पुलिसिंग किस तरीके से अपने को चेंज करती है, इसे कंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं? ये नॉर्मल जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो पीस टाइम पुलिसिंग उसको बोलते हैं। लेकिन जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं या उभरने का कोशिश कर रहे हैं, तो इट बिकम्स मोर लाइक ए वॉर सिचुएशन। इसको हम अंग्रेजी में बैटल ऑफ एट्रिशन बोलते हैं। वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हम कंट्रोल की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो पुलिस इंटेलिजेंस है, ये दूसरे लेवल पे ले जाना पड़ता है। आज के तारीख में ये इंटेलिजेंस एक तरीके से बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया है, और इसमें अगर आपका टेक्नोलॉजी पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं है तो ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार मैंने ये भी कहा है कि नेशनल सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वो तभी तक बरकरार रह सकता है जब तक आपको एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की आपकी ताकत है, या उस पूरे इकोसिस्टम को भेदने का आपका ताकत है। तो पहला हम उसको ये लेके चलते हैं कि इंटेलिजेंस हमारा एक दूसरे लेवल पे होना चाहिए। और उसके साथ एक और मैं आई विल ऐड वन मोर पॉइंट। सो वो हो गया कि इट इज नॉट कि एक पंजाब पुलिस का ही हुआ है, उसमें आपका यूपी पुलिस हो गया, राजस्थान, ये 7-8 जो स्टेट्स इसमें जिनके नाम अभी आ रहे हैं, वहां से शुरू करके फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, एंड पूरे को मिला के लेके चलना है, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन टुडे। पंजाब का उस समय आप पाकिस्तान और पंजाब हम उतने ही लेके बैठे हुए थे, लेकिन आज तो कहां कहां फैले हुए इसके तार, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो पहला हो गया इंटेलिजेंस। सेकेंड हो गया प्रेपरेडनेस एट द लेवल ऑफ कि कहीं एनकाउंटर, कहीं कुछ, एक बड़ा स्विफ्ट मूवमेंट और एक्शन लेने की आपको ताकत होनी चाहिए। ये हो गया दूसरा, जो कि उस जमाने में क्रिएट किया गया था। जब शुरू हुआ था टेररिज्म तो वो नहीं था, फिर क्रिएट करते करते वो जब आपको केपीएस गिल, जूलियस रेबेरो, इनका जो काल आया, तो उस समय उसी लेवल ऑफ ऑपरेशन होता था। मैं करीब 15 दिन पंजाब में था, उस समय पंजाब पुलिस के साथ काम किया था, उसी लेवल का ऑपरेशन। थर्ड जो आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, दैट इज नार्को टेररिज्म। और पंजाब में इसका पहले से ये चल रहा, आप नार्को पार्ट पे आप अग्री किए थे और टेररिज्म पार्ट नहीं था। अब मुझे लग रहा है ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो नार्को का भी पैसा आ रहा है और 50 तरह की और ये चीजें आ रही हैं।